हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज के डेली करंट अफेयर के सेशन को। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं 24 मई के सभी करंट अफेयर को। आराम से रिलैक्स होकर सेशन को एंड तक देखिएगा, एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन आराम से सुनिए और एप्लीकेशन को विजिट कीजिए। वहां पर आपके लिए इसकी पीडीएफ अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। डेली करंट अफेयर की पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन देखिए आज के करंट अफेयर का, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? एसएससी की एग्जाम में यह क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व की बात करें तो यह हमको देखने को मिलेगा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में। अच्छा, अभी सुर्खियों में क्यों है? तो उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में जो सर्विलेंस कैमरा लगे हुए हैं, उन्होंने 3 साल बाद यहां पर यूरेशियन ऑटर को डिटेक्ट किया है। यूरेशियन ऑटर को जली बाघ के नाम से जाना जाता है। अगर आप यहां पर इसकी इमेज देखेंगे तो चूहे की तरह आपको दिखाई देगा, लेकिन ये थोड़ा बड़ा होता है और जली ऑटर या जली बाघ या यूरेशियन ऑटर के नाम से इसे पुकारा जाता है। नॉर्मली एशिया के कुछ देशों में, अफ्रीका के कुछ देशों में यह जीव देखने को मिल जाता है। अब ये इस चीज को इंडिकेट करता है कि जहां भी ये रहता है ना, वहां पर बायोडायवर्सिटी और इकोसिस्टम की हालत बहुत अच्छी है। इस चीज को इंडिकेट करता है। मतलब ये बताता है कि उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में वाइल्ड लाइफ में सुधार हो रहा है निरंतर, इसीलिए कहीं ना कहीं ये जानवर यहां पर देखने को मिला है, यूरेशियन ऑटर। ठीक है, देखिए अगर हम यूरेशियन ऑटर की बात करें तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि एशिया के कुछ देशों में, अफ्रीका के कुछ देशों में और यूरोप के कुछ देशों में यह देखने को मिल जाता है। IUCN की जो रेड डेटा लिस्ट है उसमें नियर थ्रेटेंड की कैटेगरी में इसे रखा गया है। और जो हमारे यहां पर भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है 1972 का, उसके शेड्यूल 1 में यूरेशियन ऑटर को शामिल किया गया है, जिसका संरक्षण किया जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये विलुप्त हो जाएंगे। तो उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व से हमारा क्वेश्चन था। कहां पर देखने को मिलेगा? ये मिलेगा हमको छत्तीसगढ़ राज्य में देखने के लिए। यहां पर 2 नदियां बहती है, उदंती और सीता नदी। इसी के नाम पर इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम रखा गया है, टाइगर रिजर्व का नाम रखा गया है। स्थापना की गई थी 2008-9 में पहली बार। एरिया है ऑलमोस्ट 1842 स्क्वायर किलोमीटर का और 2 नदियां बहती है, इसीलिए दोनों नदियों के नाम पर इस टाइगर रिजर्व का नाम है। इसके अलावा अगर हम छत्तीसगढ़ में अदर टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो 4 टाइगर रिजर्व हमको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है, एक अचानकमार टाइगर रिजर्व है, ये छत्तीसगढ़ और एमपी की बाउंड्री पे है, तो दोनों राज्यों में फैला हुआ है। एक गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व भी ये रिसेंटली बना है, कुछ समय पहले ही, तो ये भी हमको देखने को मिलता है छत्तीसगढ़ में। तो चारों टाइगर रिजर्व कहां पर है? छत्तीसगढ़ राज्य में। हाल ही में रेडी, रिलीवेंट और रिसर्जेंट अ ब्लूप्रिंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन मिलिट्री नामक पुस्तक का विमोचन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो बुक का नाम है रेडी, रिलीवेंट और रिसर्जेंट। अगर हम बुक की बात करें तो इसे लिखने का श्रेय दिया जाता है जनरल अनिल चौहान को। कौन है ये? वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर हैं जनरल अनिल चौहान, इसीलिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। भारत की जो आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, पूरा आर्म्ड फोर्स जो है उसमें क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं, पहले हम किस प्रकार की वॉरफेयर को यूज करते थे, किस प्रकार के हम हथियारों को यूज करते थे, और अब टेक्नोलॉजी के आ जाने के बाद अब क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है हमारी इंडियन मिलिट्री में, इन सभी के बारे में इस बुक में बताया गया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की बुक है, जिसको लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है राजनाथ सिंह को। यह भारत में वर्तमान में डिफेंस मिनिस्टर के पद पर हैं। ठीक है, इस किताब में भारत में आर्म्ड फोर्स में किए जा रहे बदलाव के बारे में बताया गया। 21वीं सेंचुरी में जो नए वारफेयर है उनके बारे में जानकारी दी गई है। TDS जनरल अनिल चौहान ये दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, क्योंकि इनके पहली बार ये पद संभाला था बिपिन रावत ने, लेकिन इनका निधन हो गया था आकस्मिक, और उसके बाद पद संभाला
अनिल चौहान ने। ये उत्तराखंड राज्य से आते हैं भारत में। अगर हम अदर रिसेंट बुक की बात करते हैं तो पीएमओ थ्रू द एज हिमांशु रॉय की पुस्तक है, और नरेटिव्स ऑफ द बेंच अ जज स्पीक्स, इस बुक को लिखने का श्रेय दिया जाता है भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना को। तो ये अदर बुक कुछ समय पहले हमने कुछ सेशंस में डिस्कस की है, याद रखिएगा दोनों को। आगे चलेंगे तब तक हम चागोस द्वीप समूह कहां पर स्थित है। तो अगर हम चागोस द्वीप की बात करते हैं तो आपको काफी पहले मैंने इसके बारे में बताया था। हिंद महासागर में यह द्वीप देखने को मिलता है, इंडियन ओशियन में। अगर हम पर्टिकुलर लोकेशन देखने जाते हैं ना तो ये है इंडियन ओशियन। आपको यहां पर देखने को मिलेगा अफ्रीका महाद्वीप, इसके पास आएंगे तो ये मेडागास्कर क्षेत्र देखने को मिलेगा। यहां पर आपको एक देश देखने को मिलेगा मॉरिशस, और यहां पर आपको यह देखने को मिलेगा चागोस आइलैंड। अब सुर्खियों में क्यों है यह बात आ जाती है। चागोस आइलैंड पर आपको पता है ब्रिटेन का अधिकार था, लेकिन ये जो द्वीप है ना, इतिहास में मॉरिशस के, इतिहास में ये मॉरिशस के ही द्वीप है। लेकिन जब ब्रिटेन सभी देशों पर शासन कर रहा था इंक्लूडिंग इंडिया, उस वक्त क्योंकि ये पूरे मॉरिशस पर ब्रिटेन का कब्जा था, तो चागोस द्वीप पर भी ब्रिटेन का ही कब्जा था। लेकिन आगे चलकर मॉरिशस तो आजाद हो गया ब्रिटेन से, लेकिन जो चागोस द्वीप है इनको ब्रिटेन ने कभी भी नहीं छोड़ा। तो चागोस द्वीप को लेकर दोनों देशों में काफी विवाद देखने को मिला है, काफी डिस्प्यूट देखने को मिला है समय समय पर। किन दो देशों के मध्य में ये विवादित है, क्वेश्चन ये आ सकता है, तो मॉरिशस और यूनाइटेड किंगडम के मध्य में। अब देखिए अभी एक एग्रीमेंट हुआ है दोनों के मध्य में, जिसके तहत ब्रिटेन मॉरिशस को यह द्वीप देने के लिए तैयार हो गया है, और अब ये द्वीप मॉरिशस को दिए जा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा द्वीप डिएगो गार्सिया है, यह भारत में लक्षद्वीप के बराबर है। अब दिक्कत यह है कि डिएगो गार्सिया द्वीप पर यूके ही कंट्रोल करेगा, बाकी पूरा एरिया दे दिया गया है मॉरिशस को। अभी जो समझौता हुआ ना यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इन दोनों की मध्यस्थता के कारण किया गया। काफी समय से ब्रिटेन पर दबाव आ रहा था। अगर हम इंडिया का स्टैंड देखें ना तो इस विषय पर इंडिया का स्टैंड जाता है मॉरिशस के साथ। इवन लास्ट ईयर इंडिया ने कहा भी था कि चागोस द्वीप पर मॉरिशस का अधिकार है और मॉरिशस को दे दिए जाने चाहिए। तो अब फाइनली ब्रिटेन ने हालांकि दे दिए हैं। मॉरिशस से 1600 किलोमीटर उत्तर पूर्व में 60 छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। इनमें सबसे बड़ा द्वीप डिएगो गार्सिया लक्षद्वीप के बराबर है। 2019 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में यह मामला गया और उन्होंने कहा था कि यूके को दे देना चाहिए। 2024 में एग्रीमेंट हुआ था जिसमें यूके तैयार हो गया था, और अब फाइनली यह दिया जा रहा है मॉरिशस को। लेकिन जो एक द्वीप की हमने बात की है डिएगो गार्सिया, ये द्वीप यूके ने अपने पास इसलिए रखा है क्योंकि इस द्वीप पर एक जॉइंट मिलिट्री बेस है यूके और यूएसए का, और उनके मध्य ये समझौता हुआ था 1966 में 99 साल की लीज का। अब क्योंकि देखिए लीज है तो ये जो बेस है और ये जो द्वीप है ये अभी भी यूके ने अपने हाथ में रखा है। इन फ्यूचर इस पर कुछ होगा तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन चागोस द्वीप अब किसके पास आ गए हैं? ये आ गए हैं मॉरिशस के पास। इंडियन ओशियन में स्थित देश है, पोर्ट लुइस इसकी कैपिटल है। करेंसी की बात करें तो मॉरिशियन रुपया यहां पर चलता है। प्रेसिडेंट के पद पर धर्म गोखुल है और प्राइम मिनिस्टर के पद पर है नवीन रामगुलाम। लास्ट ईयर ही ये अपॉइंट हुए हैं। तो ये मॉरिशस का थोड़ा सा हमारा कैजुअल फैक्ट है, याद रखिएगा। हिंद महासागर का ही देश है और चागोस द्वीप भी हिंद महासागर में देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूं, समर सेल आप सभी के लिए क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर कंटिन्यू है, जहां पर सभी कोर्सेस आपको अप टू 90% तक ऑफ में मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दोनों एप्लीकेशन की लिंक दे दूंगा, या फिर आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को और रूट एप्लीकेशन को। ओके, चेकआउट कीजिए। काफी सारे इंटरेस्टिंग और एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेस वहां पर आपको देखने को मिलेंगे, और आपको इसकी पीडीएफ भी क्योंकि डेली करंट अफेयर की एप्लीकेशन पर ही मिल जाएगी, तो विजिट जरूर कीजिएगा। तब तक हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। भारत में मानवीय आपदा से संबंधित सबसे प्राचीन शिलालेख गुट्टाला शिलालेख
हाल ही में कहां पर मिला है? तो मानवीय आपदा से संबंधित भारत का सबसे पुराना शिलालेख, जिसका नाम है गुट्टाला शिलालेख, यह देखने को मिला है भारत के कर्नाटक राज्य में। आंसर सी। अगर आप यहां पर देखेंगे तो मानव आपदा का यह सबसे पुराना शिलालेख है, जहां पर एक शिला पर उकेरा गया है एक व्यक्ति को, जो कि टोकरी में लाशों को लेकर जा रहा है ना। यह सबसे पुराना शिलालेख है जो कि मानवीय आपदा से संबंधित है। कर्नाटक के हावेरी डिस्ट्रिक्ट में गुट्टाला विलेज है और वहां पर एक मंदिर है चंद्रशेखर टेम्पल, इसके पास यह इंस्क्रिप्शन मिला है, इसीलिए नाम पड़ा गुट्टाला इंस्क्रिप्शन। मानवीय आपदा है ना, यहां पर जो अच्छा क्या बताया गया इसमें, यह क्वेश्चन आता है कि क्या बताया गया। जो इंस्क्रिप्शन है ना, ये 16वीं सेंचुरी का है और ये लिखा गया है कन्नड़ लैंग्वेज में, क्योंकि कर्नाटक में मिला है। अब देखिए, अगर हम जो हमारा नॉर्मल कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो 1539 ईस्वी के आसपास इसे लिखा गया था, कन्नड़ भाषा में यह उकेरा गया है। शिलालेख में बताया गया है कि सूखे के कारण उस वक्त कर्नाटक के उस एरिया में 6307 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो यह सबसे पुराना प्राप्त मानवीय आपदा से संबंधित शिलालेख है। उस वक्त 6307 लोग मरे थे और एक व्यक्ति था वहां पर, मरुलई ओडिया, है ना, यह भी कर्नाटक लैंग्वेज का एक वर्ड है, एक व्यक्ति का नाम है। तो मरुलिया या मरुलई ओडिया, उस व्यक्ति ने सभी लाशों को दफनाया था और वहां के जो राजा है ना, तिमारासा स्वामी, इनका विश्वास जीतने के लिए उसने ये काम किया था। तो ये सबसे पुराना शिलालेख है जो कि हमें कर्नाटक में देखने को मिला है। एक बास्केट में लेकर वो व्यक्ति लाशों को लेकर जा रहा है ताकि उनको दफनाया जा सके। तो शिलालेख का नाम क्या, इसे याद रखिएगा, गुट्टाला शिलालेख है और कर्नाटक के गुट्टाला विलेज में देखने को मिला है, सबसे पुराना मानवीय आपदा का शिलालेख। इसके अलावा जो इंडिया में अलग अलग शिलालेख देखने को मिले हैं, अलग अलग जो अभिलेख मिले हैं, वो एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस पर नजर डालें। तो सबसे फेमस है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, यह हमको देखने को मिला है इलाहाबाद के प्रयाग, उस वक्त इलाहाबाद था, अब प्रयागराज हो गया है, समुद्रगुप्त का ये अभिलेख है। एरण अभिलेख भानुगुप्त से संबंधित है, मध्य प्रदेश के एरण में मिला है। गिरनार अभिलेख रुद्रदामन का है जो कि गुजरात के गिरनार में मिला। हाथी गुफा अभिलेख खारवेल का है जो कि ओडिशा के उदयगिरी में मिला। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री का है जो महाराष्ट्र के नासिक में प्राप्त हुआ। एहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय का है, कर्नाटक के एहोल में मिला था। उदयगिरी अभिलेख चंद्रगुप्त सेकंड का है, उदयगिरी मध्य प्रदेश में। मंदसौर अभिलेख मध्य प्रदेश के मंदसौर में कुमार गुप्त का अभिलेख है। और जूनागढ़ अभिलेख जूनागढ़ गुजरात में मिला है जो कि स्कंदगुप्त और रुद्रदामन दोनों के टाइम पीरियड में अलग अलग समय में थोड़ा थोड़ा बनाया गया है। तो इस प्रकार ये अलग अलग अभिलेख हैं, लेखक के नाम लिखे हैं जो उस वक्त राजा थे, और ये है स्थान। आगे चलें। हाल ही में पद्मश्री सम्मानित रतन सिंह जग्गी का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो रतन सिंह जग्गी की बात करें, ये बहुत ही फेमस साहित्यकार हैं। पंजाबी और हिंदी दोनों ही भाषा में इन्होंने साहित्य लिखे, पंजाबी में भी और हिंदी में भी। तो हाल ही में पद्मश्री विनर रतन सिंह जग्गी का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पंजाब की पृष्ठभूमि से ये आते हैं, पंजाब के रहने वाले थे। 150 से ज्यादा बुक्स इन्होंने लिखी है ऑल ओवर, हिंदी और पंजाबी दोनों लैंग्वेज में। इन्हें भारत सरकार ने 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। अदर अवार्ड भी मिले हैं, जैसे साहित्य अकादमी इनको 1989 में दिया जा चुका है। और पंजाब राज्य का एक सबसे बड़ा अवार्ड होता है साहित्य के क्षेत्र का, पंजाबी साहित्य शिरोमणि, ये इनको दिया गया था 1996 में। आपसे अगर पूछा जा सकता है तो पद्मश्री पूछा जा सकता है, कब दिया गया था? 2023 में। कौन है? रतन सिंह जग्गी, साहित्यकार, हाल ही में इनका निधन हो गया। हाल ही में किस पर्वत श्रृंखला के पुनर्स्थापन के लिए एक विस्तृत कार्य योजना बनाई जा रही है या बनाई गई है? तो एक पर्वत श्रृंखला है जो कि हमको राजस्थान में देखने को मिलती है सबसे ज्यादा,
यह है अरावली माउंटेन रेंज। अभी केंद्र सरकार ने इसके पुनर्स्थापन के लिए एक विस्तृत कार्य योजना बनाई है ताकि इस पर्वतमाला को संरक्षित किया जा सके, इस पर्वतमाला को रिस्टोर किया जा सके। अरावली एक अवशिष्ट पर्वत है जो कि राजस्थान में देखने को मिलता है। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में गिना जाता है। विश्व का सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली। ठीक है, तो यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने अरावली माउंटेन रेंज के रिस्टोरेशन के लिए एक डिटेल एक्शन प्लान को जारी किया है। प्लान के तहत रिस्टोर किया जाएगा पूरी पर्वतमाला को, क्योंकि देखिए इस पर्वतमाला में नॉर्मली मार्बल काफी निकलता है, जो संगमरमर होता है, मार्बल होता है, वो काफी निकलता है राजस्थान के एरिया में, तो लगातार इसकी खुदाई की जा रही। तो इसको रिस्टोर करने के लिए इकोलॉजी का, अरावली में इकोलॉजी का रिस्टोरेशन करना इसका उद्देश्य, जो प्लान लाया गया है। जो लोकल कम्युनिटीज है, चाहे वो जनजाति समुदाय हो जो कि पर्वतमालाओं में निवास करता है, उन सभी को एक साथ लेकर आएंगे और जागरूक करेंगे पर्वतमाला के प्रति, ताकि इसका संरक्षण किया जा सके। रिस्टोर के लिए पॉलिसीज बनाई जाएगी, कड़े कानून बनाए जाएंगे, रूल्स और रेगुलेशन भी बनाए जाएंगे, ताकि अरावली माउंटेन रेंज को सेव किया जा सके। जीआईएस मैपिंग, रिमोट सेंसिंग और अलग अलग टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरी पर्वतमाला का एक डेटा और मैप तैयार किया जाएगा और इसको संरक्षित करने के प्रयास किए जाएंगे। दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमाला एक अवशिष्ट पर्वतमाला का एग्जाम्पल है। वैसे सबसे ज्यादा विस्तार इसका राजस्थान में देखने को मिलता है, लेकिन इसके अलावा ये गुजरात से शुरू होती है। गुजरात, राजस्थान, दिल्ली से होते हुए हरियाणा तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। टोटल लंबाई देखने को मिलती है 670 किलोमीटर और इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है 1722 मीटर। गुरु शिखर माउंट आबू के निकट ये देखने को मिलती है। पश्चिम भारत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, अरावली पर, राजस्थान में। हाल ही में WHO ने किन 4 देशों को उनके राष्ट्रीय खाद्य आपूर्ति से औद्योगिक ट्रांसफैट को समाप्त करने के लिए मान्यता दी है? तो 4 ऐसे देश यूरोप के, है ना, मतलब ऑल ओवर यूरोप नहीं, एशिया के भी शामिल है। तो 4 ऐसे देश जिनको उनके राष्ट्रीय खाद्य आपूर्ति से औद्योगिक ट्रांसफैट को समाप्त करने के लिए WHO ने मान्यता दी है। ये 4 देश है ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, ओमान और सिंगापुर। आंसर सी। देखिए इसको आपको कैजुअली समझना पड़ेगा। क्या होता है कि इन 4 देशों ने अपनी फूड चेन में से इंडस्ट्रियल ट्रांसफैट को समाप्त कर दिया, जो कि सेहत के लिए हानिकारक है। देखिए 2 प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक होता है गुड और एक होता है बैड। तो ये जो इंडस्ट्रियल ट्रांसफैट है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल को शरीर में बढ़ावा देता है ना, जिससे काफी सारी डिसीज का सामना करना पड़ सकता है, डायबिटीज, कैंसर और बहुत सारी। खाने में 3 प्रकार के माइक्रो पोषक तत्व होते हैं, ये समझिए। एक होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। ठीक है, तीनों से ही बॉडी को एनर्जी मिलती है। अब यहां पर जो फैट है वो भी 3 तरीके के हो सकते हैं। एक होता है सैचुरेटेड फैट, एक होता है अनसैचुरेटेड फैट और तीसरा होता है ट्रांस फैट। अब ये यहां पर जो इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट है वो बहुत ज्यादा रिस्की है सेहत के लिए। जो बैड कोलेस्ट्रॉल है शरीर में, उसको बढ़ाने का काम करता है। तो इससे इंडस्ट्रियल जो ट्रांसफैट है उसको अपने यहां पर फूड चेन में से खत्म किया है 4 देशों ने, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, ओमान और सिंगापुर। हाल ही में WHO ने इन 4 देशों को इंडस्ट्रियल ट्रांसफैट मुक्त घोषित किया है। चारों देशों को, 2 हैं यूरोप के और 2 हमको देखने को मिलते हैं एशिया के। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2024 में कितना प्राथमिक वन क्षेत्र खो दिया है? तो एक रिपोर्ट आई है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो NGO की तरह काम करता है। तो इसकी एक रिपोर्ट है और इसमें बताया है कि भारत ने 2024 में जो अपना प्राइमरी फॉरेस्ट एरिया है उसमें से 18,200 हेक्टेयर एरिया खो दिया है। अलग अलग कारण हो सकते हैं इसको खोने के। प्राइमरी फॉरेस्ट एरिया में से 18,200 हेक्टेयर जो कम हुआ है, उसका कारण हो सकता है वनों की कटाई, जंगल की आग, है ना,
अवैध खनन भी एक कारण है जो फॉरेस्ट को खत्म करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना, पूरा खत्म ही कर देता है। तो इस तरीके से ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच ने ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट को जारी किया। अच्छा, रिपोर्ट किससे संबंधित है? दुनिया में फॉरेस्ट एरिया के डैमेज, रिस्टोरेशन और कंजर्वेशन के बारे में इस रिपोर्ट में डेटा दिया जाता है। वर्ल्ड का भी डेटा शेयर किया गया और इंडिया का भी डेटा शेयर किया गया। इस रिपोर्ट में जो वर्ल्ड के बारे में बताया गया वो ये है कि 2024 में दुनिया ने 6.7 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट एरिया को खो दिया है। 50% फॉरेस्ट एरिया केवल फॉरेस्ट फायर के कारण नष्ट हुआ है। सबसे बड़ा कारण है वर्ल्ड में वन के क्षतिग्रस्त होने का, खत्म होने का, फॉरेस्ट फायर। ओके, जैसे अमेरिका में लगी थी, है ना, फैल जाती है और पूरा जंगल खत्म हो जाता है। ब्राजील में दुनिया का 42% फॉरेस्ट एरिया हमने खोया। दुनिया का जितना भी 100% फॉरेस्ट एरिया है उसमें से 42% फॉरेस्ट एरिया ब्राजील में खत्म हुआ। इंडिया के बारे में बताया गया कि 2024 में इंडिया ने 18,200 हेक्टेयर प्राइमरी फॉरेस्ट एरिया खो दिया। 2023 में यह 17,700 हेक्टेयर था। 2024 में भारत ने वाइल्ड फायर के कारण ऑलमोस्ट 950 हेक्टेयर फॉरेस्ट एरिया खो दिया है। यह रिपोर्ट है गोल्डन फॉरेस्ट वॉच की, जो कि एक प्लेटफॉर्म है दुनिया भर में वनों की मॉनिटरिंग, रियल टाइम डेटा एनालिसिस टेक्निक्स और टूल्स उपलब्ध कराने के काम करता है। 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। वर्ल्ड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट ने इसकी स्थापना की थी। तो यह रिपोर्ट देता है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच। रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट और इसमें बताया गया कि 2024 में इंडिया ने अपना प्राइमरी फॉरेस्ट एरिया में से ऑलमोस्ट 18,200 हेक्टेयर फॉरेस्ट खो दिया है। आगे चलेंगे। इसरो द्वारा 2025 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया? तो इसरो ने 2025 को गगनयान ईयर या वर्ष के रूप में घोषित किया है। आपको पता है गगनयान भारत का मानव युक्त पहला अंतरिक्ष मिशन होने वाला है। अभी इस पर काम चल रहा है। 2025 इसकी डेडलाइन रखी गई थी कि हम मिशन को लॉन्च कर देंगे, लेकिन काफी सारी चीजें हैं जो अभी पेंडिंग है। तो 2027 तक गगनयान मिशन को लॉन्च किया जाएगा। इसरो चीफ है वी नारायणन। इन्होंने कोलकाता में एक प्रोग्राम में अनाउंस किया है कि 2025 को हम गगनयान ईयर के रूप में मनाएंगे और कार्यक्रम में इन्होंने यह भी बताया गगनयान मिशन को लेकर कि 7,200 टेस्ट किए जा चुके हैं। अभी भी 300 टेस्ट किए जाना जरूरी है, बचे हुए हैं, ताकि जो हमारे लोग हम अंतरिक्ष में भेजें, हम भेजेंगे 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में। 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर वो स्पेस में जाएंगे और 3 दिन तक वो स्पेस में रहेंगे। तो यह है भारत का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान। 2025 में लॉन्च किया जाना था, लेकिन यह अभी लेट हुआ है। तो अब 2027 तक गगनयान मिशन को लॉन्च किया जाएगा। 2025 को हम गगनयान ईयर के रूप में मना रहे हैं, यह कहा है इसरो ने। गगनयान मिशन को शुरू किया गया था 2018 में। टोटल कॉस्ट है 9,023 करोड़ रुपए। मिशन डेट 2027 तक ये लॉन्च कर दी जाएगी। इसके अलावा एक व्योम मित्र भी काफी सुर्खियों में रहा है। ये अगर हम व्योम मित्र की बात करें तो ये 2025 में इसी साल दिसंबर तक लॉन्च किया जाएगा। इसके तहत एक ह्यूमनाइड रोबोट को, जिसका नाम है व्योम मित्र, इससे पहले स्पेस में भेजा जाएगा। अगर हम इसको सही सलामत लिया है तो फिर हम आगे चलकर ह्यूमन को भी भेजेंगे गगनयान मिशन के तहत। लास्ट क्वेश्चन, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट का आयोजन कहां किया जा रहा है? राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट का आयोजन किया जा रहा है दिल्ली में। उद्देश्य क्या है? नॉर्थ ईस्ट के जो देश हैं वहां पर निवेश को बढ़ावा देना, निवेश को आकर्षित करना, इन्वेस्टर्स जितने भी हैं उनको बताना कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में भी आप डेवलपमेंट कर सकते हैं, वहां पर भी अपनी इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं। तो भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का इनॉग्रेशन किया। आयोजन इसका नई दिल्ली में किया जा रहा है। 23-24 मई 2 दिन इसका आयोजन किया जा रहा है। आज ये खत्म हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट की बात करें तो 7 सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। 7 राज्य हैं,
अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ये 7 राज्य को 7 सिस्टर कहा जाता है। और एक क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा 7 सिस्टर स्टेट नहीं है, और स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं सिक्किम पर। वो सोचते हैं सभी तो 7 सिस्टर हैं, तो समझ नहीं आता। सिक्किम यहाँ पर ब्रदर स्टेट कहलाता है। 7 सिस्टर में इन 7 राज्यों को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये कंफ्यूज करता है, एग्जाम में पूछा जाता है। सिक्किम 7 सिस्टर में नहीं आता है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय 4 हो गए, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ये हो गए हमारे 7 सिस्टर स्टेट। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो यहां पर 24 मई के हमारे सभी करंट अफेयर हो गए, डिटेल में हमने डिस्कस किया। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य सभा के 78th सेशन में कौन सा समझौता अपनाया गया? तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का जो 78वां सत्र आयोजित किया गया, उसमें पेंडेमिक एग्रीमेंट को अपनाया गया है। आंसर है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान से वर्चुअल माध्यम से 18 राज्यों में 103 अमृत भारत स्टेशन का इनॉग्रेशन किया। अमृत भारत स्टेशन की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 2021 में। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा फ्रांस के नीस शहर में। हाल ही में किसने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली का अनावरण किया? तो यूएसए ने। न्यायिक सेवा में नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने न्यूनतम कितने वर्षों का अभ्यास या ट्रेनिंग को अनिवार्य किया है? तो 3 साल की। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक मामले में एडवोकेट उदयादित्य बनर्जी को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है। एमिकस क्यूरी का अर्थ क्या होता है? तो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, न्यायालय का सहायक मित्र। यूईएफए यूरोपा लीग 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता? तो टोटनहैम हॉटस्पर ने यह खिताब अपने नाम किया। यूरोप का क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट है। हाल ही में चर्चा में रहा सी पैक क्या है? तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को ही सी पैक के नाम से जाना जाता है। भारत को हाल ही में एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष किस कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया? तो 2025-26 के लिए। और लास्ट क्वेश्चन था हमारा, राहवीर योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? तो इसे शुरू किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। ये सारे क्वेश्चन लास्ट सेशन के हमारे, हमने यहां पर रिवाइज कर लिए, रिवीजन कर लिया। अब हम चलते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर पर। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करता है? संविधान संशोधन। तो आर्टिकल 368 संविधान संशोधन की बात करता है। कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग होता है? कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से रिजर्व करने के लिए हार्ड डिस्क ड्राइव का यूज किया जाता है, एसएसडी का भी यूज किया जाता है। यूएन की स्थापना कब हुई थी? यूएन की स्थापना हुई थी 1945 में। वैसे देखिए 1944 में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की स्थापना हो चुकी थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। अगले साल यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई 24 अक्टूबर 1945 में। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर हो गए। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। भारतीय संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? सेकेंड क्वेश्चन। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? 3 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तीनों का आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।